नमस्कार, रात के 10 बज गए हैं। मेरा नाम है मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट। तो आज प्रोग्राम में जिन मुद्दों पर बात होगी उसकी शुरुआत में मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि साल 2025 में हम अंतरिक्ष तक हमारी पहुंच है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज रहे हैं, जीवन की नई उम्मीदों के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे ही समाज में अंधविश्वास नाम का वो अभिशाप है, जिसकी वजह से सोचने और समझने की शक्ति भी कई बार समाज के भीतर शून्य दिखाई देती है। तर्क फेल हो जाते हैं, लॉजिक्स काम नहीं करते। महिलाओं को डायन और चुड़ैल जैसे नामों से पुकारा जाता है और इसी कुरीति ने बिहार में एक परिवार की जान ले ली है। सही सुन रहे हैं आप, एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। तो आज पहला एक्सरे समाज के इसी अभिशाप का हम कार्यक्रम में करेंगे। कोई घायल हो जाए तो अस्पताल में उसका इलाज होता है, लेकिन जब इंसानियत का ही कत्ल हो जाए तो उसकी दवा आप कहां से लाएंगे? तो भोपाल में आज आपको एक अस्पताल का एक्सरे करके दिखाएंगे जहां पर लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन शर्मनाक यह है कि यहां कफन के सौदागर मौजूद हैं। तो आज एक्सरे में इसी नेक्सस को एक्सपोज करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने होगी। आपको उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन के घर पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के छल लोक की जो हकीकत है वो भी आपके सामने प्रोग्राम में हम रखेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात विज्ञान को मुंह चढ़ाते अंधविश्वास की। भारत के संस्कार में, भारत की परंपरा में और भारत के विश्वास में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में स्त्री को वंदनीय और पूजनीय बताया गया है। वेदों में जिक्र है कि स्त्री को मां स्वरूप पाने के लिए खुद भगवान भी तरसते हैं। मैं खुद एक महिला हूं और अच्छी तरह से ही जानती हूं कि एक महिला में अगर धरती जैसी सहनशीलता है तो दुर्गा जैसी शक्ति भी है और सावित्री जैसी भक्ति और तप भी। सदियां बदल गई, नारी का स्वरूप वही है। लेकिन अफसोस अज्ञानता के अभाव में कुछ लोग आज भी स्त्री को अपनी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। पिछले 24 घंटे से मेरी आंखों के सामने एक ही तस्वीर है और जहन में एक सवाल बार बार कौंध रहा है, आखिर क्यों? उस परिवार की क्या गलती थी? खबर आपने भी सुनी होगी। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों को इसलिए मार डाला गया, इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि गांव वालों को शक था कि परिवार टोना करता है, डायन के वश में है। आरोप लगा कि परिवार तंत्र मंत्र में यकीन रखता है, टोना टोटका करता है। गांव वालों को लगता था कि गांव में पहले भी जो मौतें हुई इसी परिवार की वजह से हुई और अब जो बच्चा बीमार हुआ है वो भी डायन के साये की वजह से हुआ है। और इसीलिए पंचायत बैठी, 200 लोगों को परिवार के खिलाफ उकसाया गया, डायन के नाम पर हिंसा के लिए भड़काया गया। फिर क्या था? पूर्णिया के पास उस गांव में एक पूरा परिवार अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया। पहले पीट पीट कर मार डाला, फिर शवों को जलाने की कोशिश की गई। मृतकों में 50 साल के बाबूलाल उरांव, 45 साल की उनकी पत्नी सीता देवी, 70 साल की उनकी मां कांतो देवी, 25 साल के बेटे मंजीत उरांव और 22 साल की बहू रानी देवी शामिल हैं। देखते ही देखते अंधविश्वास ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज पूरे देश में इस नृशंस घटना की चर्चा है। गांव का गांव फरार है, डीएम की देखरेख में शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन ये कोई आम घटना नहीं है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि हम 21वीं सदी में, जहां पर सरकारें शिक्षा पर जोर दे रही हैं, शहर और गांव की महिलाओं में अब फर्क मिट रहे हैं। जो पहले सिर्फ घर तक सीमित थी वो बुलंदियों का आसमान छू रही हैं महिलाएं। फिर ऐसे हिंदुस्तान में अंधविश्वास का अभिशाप क्यों जिंदा है? और इसीलिए हम कह रहे हैं, ओ स्त्री, हम शर्मिंदा हैं। ओ स्त्री, हमें माफ करना। मार पीट करके जला के मार दिया। लेकिन माफी गुनाहों की कतई नहीं मिलती, जुर्मों की तो सजा मिलती है। अंधविश्वास की भट्टी में 5 जिंदगियां भस्म कर दी गईं। बिहार के पूर्णिया का ये वही टेटगामा गांव है जहां बाबूलाल रहता था। आज गांव में सन्नाटा पसरा है, गलियां सुनसान हैं। जर्रे जर्रे में अंधविश्वास के अंगारों की गंध है। रूढ़िवाद की वेदी चढ़े बाबूलाल के परिवार की बेबसी है
पूरा गांव फरार है। इस वक्त हम पूर्णिया के रजीगंज पंचायत में मौजूद है और यही वो गांव है जहां पर 6 जुलाई की रात को 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये पूरा जो आप गांव देख रहे हैं, ये पूरा गांव उरांव ट्राइबल्स के लोग इस गांव में रहते हैं और इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे गांव के लोग फरार है और एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। बताया जाता है कि उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो डायन थी, काला जादू करती थी और उनके पूरे परिवार को यहाँ के गांव वाले मिलकर जलाते हैं। उनके परिवार के लोग भी है। बाबूलाल जो कि उस परिवार के मुख्य सदस्य थे, उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं। तो पूरा गाँव ही वाला मिल के मारा होगा। जो आरोप लग रहे थे कि काला जादू करती थी आपकी जो बहन थी, या कोई जादूगर नहीं है, झूठे आरोप है ये सब। हम लोग के बचपन से पाला गया था, हम लोग नहीं जानेंगे। तो आपको क्या शंका है, क्या वजह हो सकती है? दुश्मनी से मारा गया है। दुश्मनी से? जी। किस पर आप लोग का आरोप? पूरे बस्ती वाला का आरोप है, पूरे इस गांव के लोग। जी। टेटगामा गांव का छोर है ये टूटा फूटा घर। बाबूलाल है वो बाबूलाल जिसके परिवार का ताल्लुक गांव ने काले जादू से जोड़ा। घर की महिला को डायन बताया और दकियानूसी सोच में एक भरे पूरे परिवार को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये देखिए, ये बाबूलाल जो कि उस परिवार के मुख्य सदस्य थे, उनका ये घर है और इसी घर में उनके परिवार के लोग रहते थे। 5 लोग, एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर 6 जुलाई की रात को मार दिया जाता है और उनके शवों को यहाँ जलकुंभी में फेंक दिया जाता है। जिसके बाद एक सदस्य उनके परिवार का, जो उनका लड़का होता है, वो इस पूरे घटना में अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलता है। एनडीटीवी रिपोर्टर रमन राय पूर्णिया में हुए नरसंहार की सच्चाई खंगाल रहे थे। टीम के कदम बेसाख्ता उस घर की तरफ बढ़े जो पूरे विवाद की जड़ थी। गांव में बाबूलाल के दोस्त मिले। बाबूलाल को अंधविश्वास निकल गया। उस दर्दनाक हादसे को तसव्वुर कर उनका जिगरी दहाड़ मार कर रो पड़ा। रात में मार पीट करके पेट्रोल जला के मार दिया। बाबूलाल थोड़ा लेला था, मतलब थोड़ा निर्गुद्दी था। बस इसी में ये लोग क्या किया, रात में मार पीट करके पेट्रोल जला के मार दिया। गांव में जिस भी गली, जिस भी नुक्कड़ पर कदम रखिए, हर घर खाली मिलेगा। दरवाजों पर लटके ताले मिलेंगे। बाबूलाल के परिवार की हत्या का आरोप नकुल पर लगा। आरोपी नकुल के घर पर भी एनडीटीवी की टीम पहुंची। हम लोग सर का सही निवेदन चाहते हैं। जो मेरा परिवार को घटना किया है, पूरा घर खाली कर दिया है। आई हम लोग चाहते हैं जो उन लोग को पूरा बस्ती कुर्की हो जाना चाहिए। यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहना चाहिए। और मेरा भंजा को भी चाहिए, निर्ले चाहिए, यानी कि 3 गो लड़का भी बचा हुआ है। और पूरा बस्ती में कुर्की होना चाहिए। यहाँ कोई आदमी नहीं होना चाहिए। नकुल फरार है। गांव में सिर्फ बाबूलाल के भाई बचे हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ अब चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से, क्या चाहते हैं? अब क्या चाहेंगे, हम तो जही आ ही रहा है, तब क्या चाहेंगे? आखिर टेटगामा गांव में वो जगह कहां थी जहां बाबूलाल के परिवार को जिंदा जलाने के आरोप लगे? एनडीटीवी की टीम उस जगह तक भी पहुंची। वही जगह है जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों को 6 जुलाई की रात को जलाया जाता है। उन पर गांव वालों का आरोप होता है कि उनके परिवार की जो महिला सदस्य है वो डायन है, काला जादू करती है और पूरा गांव मिलकर उन पर अटैक करता है। पहले उन्हें मारा जाता है, फिर उनके शरीर को यहाँ जलाया जाता है और फिर यहाँ से कुछ दूर जलकुंभी में उन 5 शवों को छुपाया जाता है। देखिए, रविवार की देर रात लगभग 11 बजे के आसपास इस गांव में, इस गांव का नाम टेटगामा है, यहाँ एक बड़ी ही लोमहर्षक घटना हुई जिसमें कि सैकड़ों की भीड़, जो कि अंधविश्वास, ठीक है, गलीच मान्यता और जो अशिक्षा की वजह से अंधी हो चुकी थी, उस भीड़ ने एक परिवार पर हमला किया। पहले उसकी जमकर पिटाई की गई
और फिर उसको यहाँ पर जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ ला करके उनको आग में झोंक दिया गया और फिर यहाँ से कुछ दूर ले जा करके उनके शव को एक जलकुंभी के नीचे ठिकाना लगा दिया गया। 3 लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में हुई है और ये वही जगह है जहाँ पर उन शवों को जलाया गया था। आप देख सकते हैं आग के जो निशान हैं, जो राख हैं वो आपको दिख रहे होंगे, कपड़े भी दिख रहे होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या भयावह स्थिति हुई होगी 6 जुलाई की रात को, जब एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको निशान देखेंगे, शवों के निशान हैं, डीजल के निशान हैं, इधर भी डीजल है, यानी कि डीजल का इस्तेमाल किया गया था उन 5 व्यक्ति के जलाने में। और आप देखिए वहाँ पर भी आप देखेंगे तो कई सारे कपड़े आपको दिखेंगे, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी इस गांव में। पंचायत की तरफ से एक फरमान भी आता है और इस पूरी घटना को कवर करने के लिए NDTV आज यहाँ पर पहुँची है। सहयोगी पंकज भारतीय के साथ रमन राय, पूर्णिया, NDTV। सोचिए क्या गलती थी इन 5 लोगों की, सिर्फ इतनी कि जाहिल और वहशी लोगों ने उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मान लिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर के आगे 200 लोग अगर आकर खड़े हो जाएं, एक भीड़ खड़ी हो जाए जो आपके खिलाफ हो और आपको जलाकर मार देने के लिए आमदा हो, तो क्या कर लेंगे उस समय पर आप। लेकिन ये हुआ है, जमीन पर हुआ है, एक परिवार इसका शिकार हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि ये इस तरह की कोई घटना पहली बार देश के सामने आई हो। अंधविश्वास की वजह से होने वाले ऐसे दुर्घटनाओं की खबरें इससे पहले भी आती रही हैं, जहां शिक्षा और गरीबी का फायदा उठाकर कुछ लोग डायन, चुड़ैल इस तरह के संबोधनों के साथ हिंसा तक पर उतर आते हैं और ऐसी घटनाओं में जान तक ले ली जाती है, जैसा कि बिहार के पूर्णिया में हुआ। अंधविश्वास को लेकर सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं, एक नजर जरा इस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट को ये और मजबूती से आपको बताएगा कि देश में इस अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं। साल 2012 से 22 तक 1184 मौतें हुई हैं इस तरह की घटनाओं की वजह से। और अगर आप राज्यवार इसकी तस्वीर देखेंगे, जो इस वक्त आपके सामने हम ये तस्वीर भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो झारखंड का इसमें सबसे ज्यादा है प्रतिशत, जहां पर 22% के आसपास मौतें अंधविश्वास के कारणों से हुई, करीब आप इसको 268 मौतें मान लीजिए। ओडिशा में यही आंकड़ा करीब 191 मौतों का है, 16% के आसपास। मध्य प्रदेश में 15% के आसपास। छत्तीसगढ़ में 155 मौतें हुई हैं। NCRB का ये डेटा आपको हम बता रहे हैं, 2022 की रिपोर्ट। अब कहां पर इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, जरा इसका भी नंबर देख लीजिए। राज्यवार ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 25, मध्य प्रदेश में 20, झारखंड में 11, ओडिशा में 10, आंध्र प्रदेश में 8 और गुजरात में 5 ऐसे मामले सामने आए। जादू टोना ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ कानून नहीं है, या अंधविश्वास को लेकर जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो मजबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं, ये वाकई चिंताजनक बात है। बिहार में, झारखंड में यहां पर इसके खिलाफ कानून है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, राजस्थान में, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में कानून बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं सामने आती रही हैं। अंधविश्वास के नाम पर ठगी कैसे होती है, जरा ये भी देखिए। 10 जून 2025 को वाराणसी में मंदिर में अनुष्ठानों के जरिए ठगी की घटनाएं सामने आई। आरोपी इस मामले में 26 लोग अरेस्ट भी हुए। तो कानून ने अपना काम भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं जारी हैं। 1 जनवरी 2025 को चेन्नई का मामला है, जहां पर बिल्डर की पत्नी से सोना हड़पा गया और इस मामले में एक आरोपी पुजारी को गिरफ्तार भी किया गया। गाजियाबाद में 3 नवंबर 2024 की घटना है, जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान में महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को अरेस्ट किया गया। 18 मई 2024 जहां अजमेर की घटना है, 2.5 करोड़ की ठगी का यहां पर मामला था, जिसमें एक फर्जी तांत्रिक को फिर गिरफ्तार किया गया। 20 अगस्त 2024 छत्तीसगढ़ का मामला, जहां पर महिला से 16 लाख की ठगी हुई और इस मामले में एक तांत्रिक को अरेस्ट किया गया। तो आप इस तस्वीर को देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वहां किसी की सरकारें हो, वहां पर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन लोगों के बीच अगर अंधविश्वास की जड़ें गहरी हैं, देश में कानून होने के बावजूद, एक्शंस होने के बावजूद, तो एक समाज के स्तर पर भी हमें सोचने की जरूरत है। और खासकर जब ये अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं, जहां पर महिलाएं इसका शिकार बनती हैं, तो ऐसे में समाज के रूप में आपको आगे आने की जरूरत है। एक तर्कशील समाज के रूप में, विज्ञान के नजरिए से इनको देखने की जरूरत है, क्योंकि हम वही समाज है ना जिन्होंने सती से लेकर बाल विवाह तक की कुरीतियों के खिलाफ हम लड़े हैं।
और वक्त के साथ उन्हें खत्म करने में हमने कामयाबी भी हासिल की है। हालांकि अब भी अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इस पर कई लोगों का झुकाव रहता है। बुरी नजर से बचने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि सालाना 36,000 करोड़ का बिजनेस है इस विषय का। फर्जी बाबाओं के चक्कर में भोली भाली जनता सब कुछ गंवा देती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आंखों पर अज्ञानता की पट्टी है। और पूर्णिया की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चीख है, हमारे समाज की आत्मा पर एक गहरा घाव है, और इसीलिए इसे लेकर आपको जागरूक करना हमारा मकसद था। तो आइए अब बढ़ते हैं और आवाज उस विषय को लेकर उठाते हैं, उन कन्वर्जन के सेंटर्स को लेकर उठाते हैं जहां पर अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में आपको लेकर चलती हूं। बलरामपुर में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया, और जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि छांगुर बाबा ने जो आलीशान कोठी बनवा रखी थी, अवैध है वो। ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई और बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो युवतियों को बहला फुसलाकर अपना रसूख दिखाकर धर्मांतरण कराता था। इसी काम के जरिए उसने करोड़ों कमाए और बलरामपुर के मधपुर गांव में इस आलीशान कोठी को बनवाया। लेकिन छांगुर बाबा पर एजेंसियों का शिकंजा कसा और अब उसके बाद मंगलवार को बाबा की कोठी को ध्वस्त करने बुलडोजर पहुंच गया। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या बाकी प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उसकी जिस कोठी पर कार्रवाई हुई, बताया जा रहा है कि ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई है। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया था, बेदखली का आदेश भी दिया गया, जिसके बाद अब कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिस वक्त कार्रवाई हुई उस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था। कोठी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। कहा जा रहा है कि ये कोठी करीब 3 करोड़ की लागत से 3 बीघा जमीन में बनी है, जो झांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। झांगुर बाबा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। झांगुर बाबा को लेकर जो बातें अब तक सामने आ रही हैं, जो आरोप लगे हैं, वो बेहद संगीन है। ये आरोप लगा है कि वो अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल चला रहा था। इसके पूरे रेट फिक्स थे। बताया जा रहा है जिस जाति की लड़की उसी हिसाब से पैसा दिया जाता था। धर्म परिवर्तन का रेट कार्ड ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए, दूसरी जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए। झांगुर बाबा और उसके साथियों पर आरोप है कि वो गरीबों को पैसे का लालच और कभी-कभी धमकी देकर भी धर्म परिवर्तन कराता था। एनडीटीवी ने बलरामपुर जाकर पड़ताल की है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक झांगुर बाबा बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव का रहने वाला है। 10 साल पहले ये गांव का प्रधान था। प्रधान बनने से पहले अंगूठी बेचकर गुजारा करता था। तब इसके पास इंदिरा आवास योजना के तहत मिला एक छोटा सा मकान था।
हालांकि बाद में इसने अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मधपुर गांव में एक दरगाह के बगल में बड़ी सी जमीन खरीदी। इस जमीन पर एक तरफ बड़ा सा घर बनवाया और दूसरी तरफ एक इमारत। यूपी के बलरामपुर जिले के रहरा माफी गांव का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ पीर बाबा उर्फ छांगुर बाबा अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। ये जो छांगुर बाबा है, इस पर आरोप है कि इसने धर्मांतरण कराया। आरोप ये था कि जो रहरा माफी गांव में रहने वाला ये जो छांगुर बाबा है, इसके पास अचानक बहुत सारे पैसे आए और बहुत सारे पैसे आने के बाद उसने अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मधपुर गांव में एक दरगाह के बगल में ज़मीन खरीदी। और ये वो इमारत है जिस ज़मीन को छांगुर बाबा ने ख़रीदा था। इसमें जो सामने वाली जगह दिख रही है, यहाँ पर छांगुर बाबा रहता था और बगल में एक इमारत थी जो दावा ये किया गया कि यहाँ अस्पताल बनाने के लिए बनाई गई है। फिर कहा गया कि अस्पताल नहीं, अब यहाँ पर एक स्कूल या कॉलेज खुलेगा। सालों हो गए लेकिन ना स्कूल खुला ना कॉलेज। और अब जब छांगुर बाबा अचानक उसके पास पैसे आने शुरू हुए तो वो शक के दायरे में आया और पता चला कि ये जो छांगुर बाबा है ये कोई पीर बाबा नहीं बल्कि धर्मांतरण का गैंग चलाने वाला एक सरगना है। ये जो छांगुर बाबा है, इसके साथ इसके 3 सहयोगी जो धर्मांतरण करके इसके साथ जुड़े थे, जिनमें नीतू उर्फ नसरीन, इसके अलावा उसका पति नवीन और साथ ही बेटी सबीहा, इनको भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो ये जो मकान है, ये मकान रहरा माफी गांव से 3 किलोमीटर दूर बनाया गया है और यूपी एसटीएफ ने सबसे पहले जांच शुरू की, मुकदमा किया और उसके बाद यूपी एटीएस को जब मामला मिला तो पता ये चला कि 40 से ज़्यादा इस्लामिक देशों में ये छांगुर बाबा यात्रा कर चुका था। साथ ही 40 के आसपास इसके अकाउंट्स थे जो इसके नाम पर और इसके बनाए संगठनों के नाम पे थे और उसमें 100 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था जो कि गल्फ़ नेशन से आया था। कौन लोग थे जो इसको पैसे भेज रहे थे, क्यों भेज रहे थे, किस काम के लिए भेज रहे थे और जो पैसे आ रहे थे वो कहाँ खर्च हो रहे थे, ये जब शक का दायरे में आया उसके बाद यूपी एटीएस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह धर्मांतरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करता था। ऐसे में 4 लोगों की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है और इस पूरे गैंग में और कौन कौन जुड़ा है इसकी पड़ताल की जा रही है। जमालुद्दीन पर आरोप बेहद संगीन हैं। एसटीएफ जांच कर रही है। ये बताया जा रहा है कि बाबा ने अपने नाम और फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से अधिक बैंक खाते खुलवाए जिनमें 100 करोड़ का लेन देन हुआ। बताया जा रहा है कि ये फंड विदेश से भेजे गए। हर एंगल से जांच हो रही है। इस बीच मंगलवार को छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बताया जा रहा है कि ये वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था। यहीं से अवैध धर्मांतरण का खेल चलाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो यहाँ इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे विश्वास का खून हुआ, लेकिन अब अगली तस्वीर में, अगली ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे सिस्टम फेल हुआ और सिस्टम की कैसे मौत हुई। मध्य प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमीदिया अस्पताल से जुड़ी ये घटना है जहाँ पर हर दिन लावारिस लाशें निकलती हैं। एनडीटीवी की टीम ने 10 दिन तक इन लाशों की आखिरी यात्रा को रिकॉर्ड किया। जो लोग इन शवों के लिए कफन दफन का इंतजाम कर रहे हैं, घोटालेबाजों ने इन्हें तक नहीं बख्शा। अस्पताल परिसर में मौजूद संस्था से मुफ्त में कफन लिए गए, बाद में बाजार में 1000 से लेकर 1500 तक में बेच दिए गए। ये कहानी सिर्फ एक लाश की नहीं है बल्कि उस मरे हुए सिस्टम की है जहां इंसान की मौत भी अब एक धंधा बन चुकी है, जहां मौत को ना सम्मान मिला ना समाज से संवेदना, सिर्फ एक प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई खामोशी। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ये वो हकीकत है जो हम सब ने देखना छोड़ दिया है। यहाँ मौत भी गुमनाम है और सिस्टम भी बेज़बान। एक एम्बुलेंस हमीदिया से निकलती है, उसमें लिपटी हुई एक लाश है। कोई पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। ये उसकी आखिरी यात्रा है। न कोई आंसू, न कोई नाम, सिर्फ एक नंबर और एक प्लास्टिक शीट। जहाँ कभी जिंदगी की पहली सांसें ली जाती थी, वहाँ अब अंतिम सिसकियाँ भी दर्ज नहीं होती। ये मरचुरी है और यहाँ अब सिर्फ नंबर जिंदा हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हर दिन सैकड़ों शव आते हैं। कुछ को परिवार ले जाते हैं पर कुछ को कोई लेने नहीं आता। ये वही लाशें हैं जिन्हें सिस्टम लावारिस कहता है और फिर उन्हें एक फॉर्म, एफआईआर और पंचनामे में बदल देता है। बची खुची चीजें फॉरेंसिक के जिम्मे होती हैं।
बोल नहीं सकते, फिर भी अंदाजन 2 से 5 से 5 से 7 लावारिस आ जाती है। आ जाती है। यहाँ से लेके जाते हैं, पुलिस वालों को हैंड ओवर कर देते हैं। हाँ। तो पुलिस वाले ले जाके उधर सारी सोते रह गए, कोई दारू पीते रह गया, कोई ट्रेन से कट गया, जिंदा रहते बीमारी से मर गया। जिंदा रहते कोई पूछने वाला नहीं, मरने के बाद भी कोई नहीं। बीमार आदमी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा। एनडीटीवी की टीम ने इस शवगृह से जो शव निकलते हैं 10 दिनों तक उसका पीछा किया, कभी किसी शव वाहन में, कभी किसी एम्बुलेंस में, और देखा कि कैसे भदभदा विश्राम घाट में बगैर किसी रीति रिवाज, बगैर किसी रस्म के उन्हें दफना दिया जाता है। कई बार महज एक मजदूर और एक पुलिसकर्मी, अक्सर ये काम एक मजदूर ही करता है 300 या 600 रुपयों के लिए, और अक्सर ये भुगतान भी वो पुलिसकर्मी अपनी जेब से ही करते हैं। ये भदभदा घाट है जहाँ हर दिन लावारिस लाशों की मौत का मजाक बनता है। यहाँ मौत का कोई ऐलान भी नहीं होता, बस लाश लिपटी होती है और उसके ऊपर एक चुप्पी बैठी होती है। हमारी टीम ने दर्जनों बार देखा कि लाशों को घसीटा जाता है, पटका जाता है और फिर मात्र आधे फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया जाता है। डेली 3-2 आती हैं, तो 3-2 गड्ढे तो करना पड़ेगा उसको। तो जब गड्ढे करेगा ठोस जगह जमीन में तो कहाँ कर पाएगा। वो जो गड़ी हुई बॉडी है उसी के जो है निकाल के बाहर किया, उसी में डाल दिया। वो अपना गाड़ी वाले से पहले तो खुद पहुंच जाता है वहाँ। एनडीटीवी की टीम को यह भी पता चला कि 20 साल पहले यहाँ से 2 ट्रक हड्डियां हरिद्वार भेजी गईं। उसके बाद न कोई रजिस्टर बना, न कोई रिकॉर्ड। यहाँ से कम ना है तो 2 ट्रक हड्डी बिनवा दिए। उनको दर्द लगा कहीं इसको मैं हरिद्वार मैहर कहीं भी भेज देंगे। उनकी नौकरी जब से छोड़े तब से जो है कम से कम 20 साल पहले। हमने 10 दिन यहाँ बिताए, लेकिन सिस्टम ने पिछले 10 सालों में क्या किया ये जानने वाला भी कोई नहीं। समाज मरते इंसान को पहचान नहीं देता और सिस्टम मरने के बाद उसे सम्मान नहीं देता। 2013 में राज्य सरकार ने अंत्येष्टि सहायता योजना शुरू की। इस योजना के तहत लावारिस और बेहद गरीब शवों के अंतिम संस्कार के लिए 3000 रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। उसमें अगर डीएनए की ज़रूरत हो या फिर फिंगरप्रिंट प्रिजर्व करना हो या इस तरह की अगर ज़रूरत हो वैधानिक तौर पर, तो पुलिस उसका पालन सुनिश्चित करती है। और बाद में नगर निगम के सहयोग से या कोई कई सारे एनजीओज हैं इसके लिए जो प्रयासरत है, उनके सहयोग से इसे अंतिम रूप से इसका निस्तारण किया जाता है। लेकिन इसके लिए नगर निगम या जनपद पंचायत को आवेदन देना होता है। साथ में लगता है पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर और मृत्यु प्रमाण पत्र। सवाल ये है, क्या कोई कुत्ते से बचाई जा रही लाश के लिए ये दस्तावेज जोड़ रहा है? क्या कोई फॉर्म भर रहा है? हकीकत यह है कि कई बार पुलिस वाले अपनी जेब से दफन के लिए पैसे देते हैं। एक निजी संस्था सिर्फ 600 रुपये देती है, वो भी पुलिस के आवेदन पर। लेकिन ये बात न तो कलेक्टर को पता है, न नगर निगम को। वैसे नगर निगम को हम लोगों ने निर्देश किया हुआ है, उसका और एक एसओपी बना लेते हैं ताकि किसी तरीके की किसी को दिक्कत ना आए, ससम्मान व्यवस्था की जा सके। हमारा जब भी वार्ड कार्यालय में या जोन कार्यालय में इसकी सूचना प्राप्त होती है तो जोनल अधिकारी जो है उसका शिनाख्त करता है, उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करके, और उस व्यक्ति को जो उनके परिवार का व्यक्ति है या जो अंतिम संस्कार कर रहा है उनको अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ देता है, जो कि 3000 रुपये। ये थी उस लावारिश लाश की कहानी जिसे कभी माँ ने गोद में उठाया होगा, जिसका माथा किसी बहन राखी पर चूमा होगा। आज वो एक चादर में बंधा हुआ है, घसीटा जा रहा है क्योंकि उसके लिए कोई नहीं रह गया। यहाँ कुत्ते दफन करते हैं, समाज की शर्म। ये लाशें गिनती में नहीं, ये सवाल हैं जो हर दिन दफन हो रहे हैं। सवाल कि हम इतने चुप क्यों हैं? जाकर मैं स्वयं स्थल का निरीक्षण करूंगा और भदभदा विश्राम घाट के पदाधिकारियों के साथ बैठकर चारों तरफ से बाउंड्री वाल बनाऊंगा और वहां पे और बेहतर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय के अंदर इन लावारिस लाशों को जानवर खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, वो इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना, उस पर अंकुश लगाने का काम करूँगा। हमीदिया अस्पताल परिसर में प्रेरणा सेवा ट्रस्ट 3 दशकों से गरीबों के लिए खाने और लावारिस लाशों के लिए कफन दफन का इंतजाम करता है। रोज 14 से 15 लोग यहां से कफन ले जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि घोटालेबाजों ने इन्हें भी नहीं बख्शा। यहां से मुफ्त में कफन ले जाकर बाजार में 1000-1500 रुपए में बेच दिया। ये कोई कब्रिस्तान या शमशान नहीं, ये गुमनाम मौतों का जंगल है जहां इंसानियत रोज दम तोड़ती है। कानून कहता है 3000 रुपए दो, सिस्टम कहता है 300 में काम निपटा दो। पुलिस वाले कभी अपनी जेब से पैसे दे देते हैं और बाकी समय बस मिट्टी डाल दो।
यहाँ मजहब कोई नहीं पूछता, यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं होता, बस मिट्टी डाली जाती है। यहाँ हर दिन इंसान नहीं, इंसानियत दफन होती है। न फिक्र कोई, न जस्तजू है, न ख्वाब कोई, न आरजू है। वो शख्स तो कब का मर चुका, बेकफन फिर ये लाश क्यों है। कुछ लाशें दफन हो जाती हैं, कुछ सवालों को जिंदा छोड़ जाती हैं, और कुछ आपकी संवेदना को शर्मिंदा कर देती हैं। वो कौन था, किसका था, कहाँ का था, कोई नहीं जानता, और शायद अब कोई जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मजहब कोई नहीं पूछता, जाति कोई नहीं देखता। लगता है अब हम इंसानों को पहचानने की ज़रूरत ही नहीं समझते, सबको मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन शायद यहाँ इंसानियत पहले ही दफन हो चुकी है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो ऐसी खबरें देखने के बाद इंसानियत जैसे शब्द भी भारी लगने लगते हैं, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे हैं जो लालच के तराजू में अपनी जमीन तक का सौदा कर लेते हैं। मिट्टी की बात चली तो अब राजस्थान का रुख करते हैं, जहां बजरी के अवैध खनन का माफिया दिन पर दिन बढ़ने लगा है। राजस्थान का जिला है नागौर और यहां से बजरी निकाली जाती है, लेकिन इसी बजरी की आड़ में कैसे खनन माफिया का मकर जाल फैलता जा रहा है, मैं आपको इस वक्त यहाँ पूरी तस्वीर दिखा रही हूँ। शाम होते ही कैसे ट्रकों की आवाजाही वहां पर शुरू हो जाती है और महंगे दामों में फिर इसे बेचा जाता है। स्थानीय लोगों से विवाद के बाद उन पर गाड़ी तक चढ़ा दी जाती है, जिनमें कई लोग घायल भी हुए हैं, जो घटना सामने आई। ग्रामीणों ने इसके बाद बजरी माफिया की JCB में आग लगा दी। बजरी माफिया के आतंक पर अब तक सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व CM अशोक गहलोत ने पूरे मामले में जहां सरकार पर निशाना साधा, तो BJP में भी इस पर पलटवार किया है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप आंकड़ों को भी देखेंगे, साल दर साल कैसे खनन माफिया का जो ये मकर जाल है, ये आंकड़ों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, ये भी उतना ही चिंताजनक है। रात का अंधेरा और चीख पुकार। नागौर में अपने गांव में हो रहे बजरी खनन का विरोध करना ग्रामीणों के लिए भारी पड़ गया। रात के अंधेरे में बजरी माफिया ने उन पर बोलेरो कैंप पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ग्रामीण कुचलते कुचलते बचे। गुस्साए लोगों ने वहां खड़ी 2 JCB में आग लगा दी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया। डंडे और सरियों से हमला हुआ। 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इनमें से 3 को उपचार के लिए अजमेर भेजा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यहाँ पे बजरी खनन के लिए पट्टा दिया गया था, लेकिन विवाद इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि ग्रामीण कहते हैं कि बजरी नियम से ज्यादा निकाली जा रही थी और खनन मंदिर और ओरण के इलाके में हो रहा था, जो संरक्षित है। खनन के बाद रास्ते पर इकट्ठा बजरी के ढेर और टूटी हुई गाड़ियाँ। NDTV को बोलेरो कैंपर भी दिखी, जिससे ग्रामीणों के मुताबिक उन पर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसके शीशे टूटे हुए थे। गाड़ी चालक फरार है, लेकिन सरिया और पत्थर रात को हुए हमले की गवाही देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खनन का काम है, उसके लिए यहाँ पर जो कैंपर है बताया जा रहा है, ये कैंपर वाहन है जिसमें कल तोड़फोड़ की गई है और इसी वाहन से जो विरोध कर रहे थे ग्रामीण, उनको कुचलने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। गाड़ी के जो नंबर हैं, फिलहाल इस गाड़ी में कोई नंबर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। गाड़ी के जो आगे का शीशा है वो यहाँ पर टूटा हुआ है और जिस तरीके से रात में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैंपर, बोलेरो कैंपर जो वाहन है उसको चलाया जा रहा था और अनियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि इसी वाहन चालक जो इसमें वाहन ऑपरेट कर रहा था, गाड़ी जो चला रहा था, वो ही ग्रामीणों को यहाँ पर कुचलने का प्रयास लगातार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा था। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर जो लठ हैं वो यहाँ पर रखे हैं, पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। अधिकतर इस तरीके के पत्थर हमला करने के लिए काम में आते हैं। बजरी खनन में इस तरीके के पत्थरों का कोई काम नहीं होता, तो ये पत्थर हैं जो कि हो सकता है मारपीट करने के लिए, हमला करने के लिए काम में आ गए हों। और मौके से देखिए इस तरीके के सरिये भी यहाँ पर हैं, डंडे भी हैं और इस कैंपर में भी यहाँ पर जो डंडे वगैरह हैं, लोहे के सरिये वगैरह हैं, वो अंदर यहाँ पर रखे हैं। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन यहाँ ड्रोन से सर्वे कराए। हमारे जो बीच में जो कमेंटमेंट हो रखा था कि हम इसका ड्रोन सर्वे करवा करके और इसके जो भी क्वांटिटी आएगी उससे ऊपर जो भी इनके मापदंड से ऊपर होगी उसका मुकदमा दर्ज करवा करके उसकी जो पेनल्टी लगाने के बाद में ये स्टॉक उठाना है। पर उन्होंने मनमानी करके पहले स्टॉक उठाना शुरू कर दिया। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया। बात ये थी कि ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। ड्रोन सर्वे करवा दिया गया। ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त भी नहीं हुई माइनिंग डिपार्टमेंट को,
तो सार्वजनिक करने का प्रश्न तब आएगा जब वो प्राप्त हो जाएगी, और उसमें कुछ भी छुपाने को नहीं है। तो एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। आजकल तो आरटीआई में भी कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना ले सकता है, तो वो सूचना कुछ भी छुपनी नहीं है। अगर स्टॉक अधिक हुआ है, जितना उनका होना चाहिए उससे यदि ज़्यादा हुआ है, एज पर रूल्स नहीं है, तो ये माइनिंग विभाग का और खनन विभाग का काम है कि वो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन रियाबड़ी गांव सिर्फ एक उदाहरण है। राजस्थान में पिछले 1 साल में आम जनता और पुलिस पर बजरी माफिया ने 1000 से ज्यादा हमले किए हैं। जोधपुर में एक कांस्टेबल को कुचल डाला। टोंक में एक युवक की हत्या हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस बजरी माफिया से मिली हुई है। सरकार पे माफिया हावी हो गए हैं। बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी, पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया, पर ये इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे से ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कई लोग कुचल देते हैं, लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही। इस बात का दुख है, और इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है, और लोग लूट मचा लगी इन लोगों ने। लेकिन बीजेपी कहती है कि बजरी माफिया तो कांग्रेस के समय पनपा है। बजरी माफिया की पैदाइश कांग्रेस से हुई है। बजरी माफिया को पैदा कांग्रेस ने किया। हम कहते थे बार बार ठेके दे दो, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनको वो चल रही थी पार्टी उसी से। हमने, भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि ठेके देने शुरू किए। जब ठेका दोगे तो व्यवस्थित तरीके से बजरी परिवहन होगा। बजरी तो चाहिए लोगों को, तो ठेका दोगे तो रेवेन्यू सरकार को मिलेगी, और ठेके के अनुरूप लोग बजरी निकालेंगे। हाँ, कुछ ठेके और देने हैं, वो ठेके भी देने की प्रक्रिया चल रही है। ये भजन लाल जी ने शुरू किया, ठेका देने का काम इन्होंने शुरू किया। गहलोत साहब ने ठेके दिए नहीं, चलती रही, धूम धड़ाके से बजरी बिक रही थी उस समय, वो उन्होंने ही पैदा किया भाई। लेकिन सुधार करते करते थोड़ा समय तो लगता ही है। अवैध खनन पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान में खनन माफिया पर कानून का शिकंजा कब कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, इंडिया।